नमस्कार। आज हम दो बहुत ही दिलचस्प विषयों पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। देखने में शायद अलग लगें, पर हमारी जिंदगी पर इनका असर बहुत गहरा है। हाँ, बिल्कुल। पहला तो है हजारों साल पुराना स्टोइक दर्शन। क्या ये आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में मन शांत रखने में मदद कर सकता है? हम्म। और दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ये हम्म। हमारे काम को, हमारी नौकरियों को कैसे बदल रहा है? हाँ, ये दोनों ही बड़े सवाल हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ना हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। मतलब एकेडमिक रिसर्च पेपर्स हैं, जी। एक यूट्यूब वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट भी है जो एआई और जॉब्स पर एक अलग ही नजरिया देता है। अच्छा। कुछ वेब लेख भी हैं, और हाँ, भारत सरकार की जो एआई गाइडलाइंस हैं वो भी। तो काफी मटेरियल हमारे पास। हाँ, तो हमारा मकसद है कि इन सब स्रोतों से जो जरूरी बातें हैं वो निकालकर सामने रखें। बिल्कुल। समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक प्राचीन दर्शन हमें अंदर से स्थिर बना सकता है, हम्म। और कैसे हम बाहरी दुनिया में जो ये बड़ा तकनीकी बदलाव हो रहा है, मतलब एआई, उसके साथ तालमेल बिठा सकते हैं। क्या इनमें कोई कनेक्शन भी है, ये भी देखना होगा। हाँ, बिल्कुल। चलिए इसी पड़ताल में उतरते हैं। जरूर। तो शुरुआत स्टोइक दर्शन से करते हैं। ये कोई आजकल का फैशन नहीं है ना? मतलब 300 ईसा पूर्व यूनान में इसकी जड़ें हैं। जी हाँ, काफी पुराना है। पर आज जब तनाव और चिंता इतनी आम हो गई है, तो इसमें लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ रही है। ऐसा क्यों? मेरे ख्याल से इसकी एक बड़ी वजह यह है कि स्टोइक दर्शन ना सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये असल में जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका बताता है। प्रैक्टिकल तरीका? हाँ, इसका लक्ष्य है यूडेमोनिया। यूडोमोनिया? मतलब एक तरह से कहें तो एक खुशहाल, तर्कसंगत और मीनिंगफुल जिंदगी। अच्छा। और ये तर्क पर, रैशनैलिटी पर बहुत जोर देता है, खासकर जब बात भावनाओं की आती है। हाँ, ये भावनाओं वाला हिस्सा मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है। अक्सर हम सोचते हैं कि भावनाएं तो बस आ जाती हैं, उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। लेकिन स्टोइक ऐसा नहीं मानते थे ना? बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि जो विनाशकारी भावनाएं हैं, जैसे बेवजह का डर या बहुत ज्यादा गुस्सा या गहरा दुख, वो असल में हमारे गलत सोचने का नतीजा है। गलत सोचने का? हाँ, चीजों को गलत नजरिए से देखने का। यहीं पर उनका सबसे जरूरी सिद्धांत आता है, नियंत्रण का द्वंद्व, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण का द्वंद्व? हाँ, एपिक्टेटस जैसे दार्शनिकों ने इसे समझाया। हमें साफ तौर पर यह फर्क करना सीखना होगा कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। क्या है हमारे कंट्रोल में? हमारे अपने विचार, हमारे फैसले, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे काम, ये सब। और क्या नहीं है? बाहरी चीजें, घटनाएं, मौसम, दूसरे लोग कैसे बर्ताव करते हैं, यहां तक कि हमारी सेहत या शोहरत भी, वो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं है। सुनने में तो ये बहुत पावरफुल लगता है, पर थोड़ा मुश्किल भी। मतलब अगर कोई हमारे साथ गलत करे तो क्या हमें गुस्सा नहीं आएगा? या अगर बीमार पड़ जाएं तो दुखी ना हो? देखिए, स्टोइक ये नहीं कहते कि भावनाएं महसूस ही ना करें। वो शुरुआती जो शारीरिक प्रतिक्रिया होती हैं, जिसे वो प्रोपाथिया कहते थे। प्रोपाथिया? हाँ, जैसे अचानक चौंक जाना या कोई बुरी खबर सुनकर पल भर के लिए उदास हो जाना, ये स्वाभाविक है। अच्छा। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस पहली प्रतिक्रिया के बाद हम अपने तर्क का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उस पर क्या निर्णय लेते हैं। मतलब क्या हम उसे बढ़ने देते हैं? हाँ, क्या हम उसे एक विनाशकारी पैथिया बनने देते हैं या हम उसे तर्क से संभालते हैं। स्टोइक दर्शन का लक्ष्य है एपैथिया। एपैथिया? जिसका मतलब भावना शून्य होना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ऐसी तर्कहीन जो नुकसान पहुंचाने वाली भावनाएं हैं, उनसे मुक्ति पाना है। ये एक तरह की मानसिक शांति है, स्थिरता है। तो जोर इस बात पे है कि बाहरी चीजों को हम शायद सीधे ना बदल पाएं, बिल्कुल। लेकिन उनके प्रति अपना नजरिया, अपनी प्रतिक्रिया, उसे जरूर बदल सकते हैं। सही कहा। ये तो कुछ कुछ वैसा ही है जैसा आजकल कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मतलब सीबीटी में सिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। आधुनिक मनोविज्ञान, खासकर सीबीटी और एसीटी यानी एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, स्टोइक सिद्धांतों से काफी प्रभावित है। सच में? हाँ, सीबीटी का जो मूल विचार है कि हमारी भावनाएं घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारे विचारों से पैदा होती हैं। ये तो सीधे सीधे एपिक्टेटस का कथन है। इंसान चीजों से नहीं, बल्कि चीजों के बारे में अपने नजरिए से परेशान होते हैं। वाह! सीबीटी में जिसे कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, मतलब विचारों को बदलना, हाँ। वो स्टोइकवाद के अपने निर्णयों की जांच करने और उन्हें सुधारने के अभ्यास जैसा ही है। और एसीटी के बारे में क्या, वो कैसे जुड़ा है?
एक्टिका जो सिद्धांत है यानी उन चीजों को स्वीकार करना जो हमारे नियंत्रण में नहीं है अच्छा। और अपने विचारों से थोड़ी दूरी बनाना, जिसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं, ये भी स्टोइक विचारों से मिलता जुलता है। जैसे एमोर फाटी यानी जो हो रहा है उसे स्वीकारना और विचारों को सिर्फ विचार मानना। तो हाँ, ये प्राचीन ज्ञान आज की थेरेपी में भी मौजूद है। ये तो कमाल है। सही कहा। और स्टोइकों ने इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तकनीकें भी दी थी। तकनीकें जैसे एक तकनीक है प्री मेडिटेशियो मैलोरम। प्रीमेट, क्या थोड़ा मुश्किल नाम है। हाँ, मतलब है संभावित बुरी चीजों के बारे में पहले से सोचना। पहले से बुरा सोचना, इससे तो और चिंता नहीं बढ़ेगी। ये तो अजीब है। पहली बार सुनने में ऐसा लग सकता है, लेकिन इसका मकसद निराशावादी बनना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि मानसिक रूप से तैयार होना है। तैयार होना कैसे? इसके कई फायदे हैं। पहला, अगर हम मुश्किलों की कल्पना पहले ही कर लेते हैं तो जब वो आती हैं तो उनका शौक थोड़ा कम लगता है, हम थोड़े तैयार होते हैं। अच्छा। दूसरा, ये हमें उन चीजों की ज्यादा कदर करना सिखाता है जो हमारे पास हैं। जब हम सोचते हैं कि ये चीजें छिन सकती हैं तो हम उनके लिए ज्यादा शुक्रगुजार होते हैं। ये बात तो सही है। और तीसरा, ये डर का सामना करने में मदद करता है, हमें ज्यादा रेजिलिएंट, ज्यादा लचीला बनाता है। अच्छा, तो ये एक तरह से मेंटल तैयारी और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस हुई। एक और तकनीक का जिक्र था स्रोतों में, द व्यू फ्रॉम अबव, ऊपर से देखना। ये क्या है? हाँ, ये एक विजुअलाइजेशन तकनीक है, कल्पना करने की। सोचिए कि आप ऊपर उठ रहे हैं, अपने शहर के ऊपर, फिर देश के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, और फिर पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। वाह। इस विशाल नजरिए से जब आप अपनी रोज की चिंताओं को, परेशानियों को देखते हैं तो वो अक्सर बहुत छोटी लगने लगती हैं। हाँ, ये तो होता है। इससे हमें एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिलता है और हमारी भावनाएं थोड़ी संतुलित होती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी अपनी दिक्कतें ब्रह्मांड की विशालता में कितनी छोटी, कितनी क्षणिक हैं। और वो जर्नलिंग वाली बात, जैसे मार्कस ऑरेलियस ने मेडिटेशंस लिखी थी, क्या ये सिर्फ डायरी लिखना है? ये उससे थोड़ा ज्यादा है। स्टोइक जर्नलिंग में अक्सर शाम को बैठकर दिन भर के अपने कामों का, फैसलों का, अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना शामिल होता है। अच्छा, मतलब खुद से सवाल पूछना। हाँ बिल्कुल, खुद से पूछना, आज मैंने क्या सही किया, कहाँ मैं अपने सिद्धांतों से भटका, क्या बेहतर कर सकता था। ये सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने, अपनी सोच को साफ करने और स्टोइक सिद्धांतों को रोज की जिंदगी में उतारने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये सब सुनने में तो बहुत उपयोगी लग रहा है, लेकिन क्या ये वाकई काम करता है? मतलब कोई साइंटिफिक प्रूफ है? हाँ, अकादमिक शोध पत्र में कुछ शुरुआती रिसर्च का जिक्र है। जैसे एक प्रोग्राम है स्टोइक माइंडफुलनेस एंड रेजिलियंस ट्रेनिंग, SMRT। SMRT। हाँ, उस पर हुई स्टडीज में पाया गया कि इससे लोगों की जीवन संतुष्टि बढ़ी, पॉजिटिव भावनाएं बढ़ी और नेगेटिव भावनाएं कम हुई। अच्छा। कुछ और स्टडीज ने भी इसे चिंता कम करने और लचीलापन बढ़ाने में मददगार पाया है। लेकिन उसी पेपर में ये भी लिखा था कि कुछ स्टडीज में नतीजे मिले-जुले थे या नेगेटिव भी। हाँ, ये भी सही है। जहां स्टोइसिज्म को सिर्फ एक पैसिव बिलीफ की तरह देखा गया, जैसे कुछ लोग मदद मांगने में हिचकिचा सकते हैं अगर वो इसे गलत समझ लें कि सब कुछ अकेले सहना है। ये बहुत जरूरी बात है। स्टोइसिज्म को कैसे समझा और अपनाया जाता है, ये बहुत मायने रखता है। इसका मतलब भावनाओं को दबाना या एकदम कठोर बन जाना नहीं है। तो फिर क्या है? असली स्टोइक अभ्यास है तर्कसंगत सोच, स्वीकृति और सद्गुण, जैसे बुद्धिमत्ता, न्याय, साहस, आत्मसंयम। इन पर आधारित एक एक्टिव कोशिश है ये थेरेपी का विकल्प नहीं है, पर हाँ, मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत उपयोगी टूलकिट हो सकता है। ये मैं सिखाता कि बाहरी हालात हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन हमारी अंदरूनी प्रतिक्रिया, उन्हें हम जरूर साध सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे ये प्राचीन दर्शन हमें अपने मन पर कंट्रोल रखने और इमोशनली स्टेबल रहने के तरीके सिखाता है। जी। अब देखते हैं कि बाहरी दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत AI कैसे बदलाव ला रही है और क्या स्टोइक सिद्धांत यहाँ भी हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। अच्छा सवाल है। AI और नौकरियों का भविष्य, ये सवाल तो आजकल हर किसी की जुबान पर है। क्या रोबोट हमारी नौकरियां छीन लेंगे? देखिए, ये डर नया नहीं है। हमारे स्रोतों में खासकर वो अंकुर वारिकू का YouTube वीडियो और दूसरा लेबर वाला लेख, हाँ, उसमें इस पर बात हुई है। 1983 में भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि ऑटोमेशन फैक्ट्रियों में मजदूरों की जगह ले लेगा। अच्छा, तब भी ये डर था। हाँ, ऑटोमेशन हुआ, लेकिन नौकरियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई, उनका रूप बदल गया। AI के साथ भी कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद है, पर शायद
शायद ज्यादा तेजी से। वारेको का वीडियो एक बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। वो कहते हैं कि हो सकता है 2025 तक महंगे MBA वाले फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम या कानूनी रिसर्च करने वाले वकीलों का काम AI कर रहा हो, लेकिन एक अच्छा प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन शायद तब भी बिजी हो। ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता? हाँ, अटपटा इसलिए लगता है क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ाई या ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरियां ज्यादा सुरक्षित होती हैं। बिल्कुल। लेकिन वारेको का तर्क ये है कि AI अभी उन कामों में ज्यादा अच्छा है जो नियमों पर आधारित हैं, जिनमें पैटर्न पहचाने जा सकते हैं, डेटा एनालाइज करना होता है, जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग। हाँ, या कानूनी दस्तावेजों को खंगालना। लेकिन AI उन कामों में भी कमजोर है जहां अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से निपटना पड़ता है, जहां हाथों का हुनर चाहिए, जहां मानवीय समझ, इमोशनल कनेक्शन जरूरी है। जैसे वीडियो में एक थेरेपिस्ट का उदाहरण था। हर मरीज अलग है, हर बातचीत नई, उसमें सहानुभूति चाहिए, मानवीय जुड़ाव चाहिए। बिल्कुल। या एक अनुभवी कार मैकेनिक जो सिर्फ इंजन की आवाज सुनकर बता दे कि गड़बड़ कहाँ है। सही। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें AI के लिए कॉपी करना मुश्किल है, क्योंकि इनमें सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि शारीरिक और भावनात्मक इंटेलिजेंस भी लगती है। एकदम सही। इसलिए खतरा उन नौकरियों पर ज्यादा है जिनमें दोहराव है, रेपिटेटिव काम है, चाहे वो व्हाइट कॉलर हो या ब्लू कॉलर। और कौन सी नौकरियां सुरक्षित रह सकती हैं? वो नौकरियां जिनमें क्रिएटिविटी है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सहानुभूति है और बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढलने की क्षमता चाहिए। यानी वो काम जिनमें इंसानियत का टच ज्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि AI हमारा दुश्मन है। वारेको का एक और जरूरी पॉइंट था कि AI नौकरियां लेने की बजाय लोगों को उनके काम में और बेहतर बना सकता है। बिल्कुल। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम AI को अपनाते कैसे हैं। मतलब अगर कोई सिर्फ ChatGPT से ईमेल लिखवाकर भेज देता है तो शायद उसकी जरूरत कम हो जाए। लेकिन अगर कोई पहले खुद ईमेल लिखता है और फिर AI से पूछता है कि इसे और इफेक्टिव या और संवेदनशील कैसे बनाया जा सकता है, तो वो अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। AI एक बहुत शक्तिशाली टूल बन सकता है। उन्होंने एक मार्केटिंग एजेंसी का उदाहरण भी दिया था, जिसने अपनी कंटेंट टीम का 60% हिस्सा कम कर दिया। लेकिन 4 ऐसे लोगों को रखा जो AI का इस्तेमाल करके वही काम ज्यादा अच्छे से कर पा रहे थे। बिल्कुल। तो संदेश ये है कि AI से डरने की बजाय हमें ये सीखना होगा कि इसे अपने काम में कैसे इस्तेमाल करें। हाँ, और ये एक नया डिजिटल डिवाइड भी बना रहा है। डिजिटल डिवाइड? हाँ, एक तरफ वो लोग हैं जो AI का इस्तेमाल करके अपनी स्किल्स बढ़ा रहे हैं, जैसे नॉन इंजीनियर जो AI की मदद से ऐप बना रहे हैं, या डॉक्टर जो डायग्नोसिस में AI की मदद ले रहे हैं। अच्छा। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो या तो इससे डर रहे हैं या इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। ये जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, उनके पीछे छूट जाने का खतरा है। इस बड़े बदलाव के दौर में सरकार की क्या भूमिका है? हमारे पास भारत सरकार की इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइंस पर भी जानकारी थी। क्या सरकार AI को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? स्रोत बताते हैं कि भारत सरकार का नजरिया फिलहाल थोड़ा हैंड्स ऑफ जैसा है। मतलब कठोर नियम बनाने के बजाय जिम्मेदार इनोवेशन को बढ़ावा देने पर जोर है। हैंड्स ऑफ? हाँ, देखिए, AI, खासकर जेनरेटिव AI, बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके साथ चिंताएं भी जुड़ी हैं। डेटा प्राइवेसी, नौकरियों पर असर, गलत सूचना, भेदभाव। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते AI बाजारों में से एक है, तो एक ऐसे फ्रेमवर्क की जरूरत थी जो इनोवेशन को रोके बिना इन जोखिमों को कम कर सके। तो इन गाइडलाइंस के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? इसमें 7 मुख्य सिद्धांत बताए गए हैं। विश्वास बनाना, मानव केंद्रित नजरिया रखना, इनोवेशन को प्राथमिकता देना, न्याय और समानता, जवाबदेही, पारदर्शिता और समझ, और सुरक्षा व स्थिरता। मतलब लक्ष्य है AI फॉर ऑल। हाँ, बिल्कुल। लक्ष्य यही है कि AI का फायदा सब तक पहुंचे और ये सुरक्षित, भरोसेमंद और नैतिक तरीके से हो। फिलहाल कोई अलग से AI कानून नहीं बनाया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर मौजूदा कानूनों में बदलाव किए जा सकते हैं। और इसे लागू कैसे किया जाएगा? क्या कोई नई संस्थाएं बन रही हैं? हाँ, गवर्नेंस के 6 स्तंभ बताए गए हैं। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट, पॉलिसी, नियम, रिस्क मैनेजमेंट, जवाबदेही और संस्थाएं शामिल हैं। संस्थाएं कौन सी? इसके लिए AI गवर्नेंस ग्रुप, AIGG, टेक्नोलॉजी और पॉलिसी एक्सपर्ट कमेटी, TPEC और AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट, AISI जैसी संस्थाओं की बात की गई है। ये समन्वय, सलाह और सुरक्षा परीक्षण का काम करेंगे। और इंडस्ट्री से क्या उम्मीद है? उनसे उम्मीद है कि वो मौजूदा कानूनों का पालन करें, नैतिक कोड अपनाएं और शिकायतों के समाधान का सिस्टम बनाएं। ये सब इंडिया AI मिशन का भी हिस्सा लगता है, जी। जिसे इसी साल मार्च में मंजूरी मिली थी।
बिल्कुल। इंडिया एआई मिशन का लक्ष्य भारत को एआई में ग्लोबल लीडर बनाना है। अच्छा। इसके लिए कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, रिसर्च को बढ़ावा देने, स्टार्टअप्स को मदद करने और लोगों को एआई स्किल सिखाने पर जोर दिया जा रहा है। ये गाइडलाइंस उसी बड़े लक्ष्य का हिस्सा हैं। ये इनोवेशन और जिम्मेदारी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। तो आज की चर्चा से ये तो साफ है कि एक तरफ स्टोइक दर्शन जैसा प्राचीन ज्ञान हमें अपनी भावनाओं को समझने और संभालने के लिए जरूरी मानसिक टूल दे सकता है, बिल्कुल। ताकि हम आज की तेज रफ्तार जिंदगी के तनावों का बेहतर सामना कर सकें। जी। हमने देखा कि कैसे इसके सिद्धांत, जैसे नियंत्रण का द्वंद्व या विचारों का भावनाओं पर असर, वो आधुनिक साइकोलॉजिकल थेरेपी जैसे सीबीटी और एसीटी में भी दिखते हैं। हाँ, और दूसरी तरफ हमने एआई के बढ़ते असर को समझा। ये नौकरियों के लिए एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। सही। डरने के बजाय ये समझना ज्यादा जरूरी है कि एआई हमारे काम को कैसे बेहतर बना सकता है। वो नौकरियां शायद ज्यादा सुरक्षित हैं जिनमें गहरी मानवीय समझ चाहिए, क्रिएटिविटी, सहानुभूति और अनपेक्षित समस्याओं को हल करने की क्षमता चाहिए। हाँ, ऐसी चीजें जिन्हें एआई आसानी से दोहरा नहीं सकता। बिल्कुल। और भारत सरकार भी इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस जैसे कदमों से इस भविष्य को सक्रिय रूप से दिशा देने की कोशिश कर रही है। जी हाँ। ताकि एआई का विकास नैतिक और सुरक्षित तरीके से हो, जिसमें इनोवेशन और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों का ध्यान रखा जाए। अंत में श्रोताओं के लिए एक सोचने का बिंदु छोड़ते हैं। जरूर। क्या स्टोइक दर्शन के सिद्धांत एआई के इस युग में और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं? क्या हम एआई के विकास के उन पहलुओं को स्वीकार करना सीख सकते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर है? मतलब स्टोइक स्वीकृति का इस्तेमाल कर सकते हैं? और साथ ही क्या हमें अपनी ऊर्जा उन अद्वितीय मानवीय गुणों को विकसित करने पर लगानी चाहिए? क्रिएटिविटी, सहानुभूति, क्रिटिकल थिंकिंग, नैतिक निर्णय, जिन्हें स्टोइक सद्गुण कहते थे, जिन्हें एआई शायद कभी पूरी तरह से बदल ना पाए। हाँ, शायद एआई के साथ सफलतापूर्वक जीने की कुंजी इसी संतुलन में छुपी हो।